हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम आपका बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, जहां पर हम आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं उन सभी को सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो सारे सॉल्व हो सकें। एंड इसमें आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बीए सेकेंड ईयर की जियोग्राफी का भूगोल का पेपर नंबर 2, जो कि 2020 का पेपर है आपका 22 का। और ये क्वेश्चन पेपर हम आपका धीरे धीरे सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल सके। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर्स में भी इसको देखते हैं तो आपको एक बैक पेपर की तरह मिल सके, मतलब एक क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर हो एंड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ओके मेरे दोस्त, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके इससे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आपके पास क्वेश्चन पेपर है, कोड नंबर है आपका 2016। बीए बीएससी पार्ट 2 का आपका है एग्जामिनेशन 2021-22 के जियोग्राफी का पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 का नाम है आपका जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया का भूगोल। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपको क्वेश्चन पेपर का जो नोट्स है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स में ही आपको दिया रहता है कि आपको सॉल्व कैसे करना है उस क्वेश्चन पेपर को। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। अदरवाइज आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर दोगे जिसके लिए शायद आपको मार्क्स ना मिले, एंड जो क्वेश्चंस आपको मार्क्स दिलाने वाले थे शायद वो क्वेश्चंस आपके छूट जाएं। तो इसलिए आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे किन किन क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए, नोट्स लिखा हुआ है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी से क्या करना है, दो क्वेश्चन का आंसर देना है। और सभी क्वेश्चंस क्या करते हैं, इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। एंड यही सेम चीज़ यहाँ पर आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है कि 5 प्रश्न का उत्तर देना है, 1 नंबर अनिवार्य है। आ और बा दोनों में से दो प्रश्नों का उत्तर देना है, और सभी के अंक क्या है, समान है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, जो कि कंपलसरी है, जो सी आपसे रिपीट जो है, इसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते। ये कंपलसरी है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप देख सकते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चंस आपके हैं। एंड इनमें आपको 200 वर्ड्स में इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। अब आप देखिए, इनमें जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन इन इंडिया। भारत में जो जनसंख्या विस्फोट है उस पर आपको लिखना है। एंड आपको पता होगा कि भारत की जो जनसंख्या है, ये दुनिया में सेकंड मोस्ट हाईएस्ट जनसंख्या वाला कंट्री हमारा देश है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पर हमारा देश ही आता है, जहाँ पर जनसंख्या इतनी ज़्यादा इतनी अधिक है। क्योंकि आप देखोगे कि जनसंख्या विस्फोट भारत में बड़ी तेज़ी से हो रहा है, जिससे कि भारत किसी भी देश में अगर आप जनसंख्या देखोगे, जनसंख्या विस्फोट होगा तो वहाँ पर संसाधन की कमी आएगी, प्रोडक्ट्स की कमी आएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लोगों का वो लाइफ स्टाइल, बेहतर लाइफ स्टाइल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट्स कम होंगे, लोग उपभोग करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, उपभोक्ता ज़्यादा होंगे, और उत्पाद जो है कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, क्रिएट हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो भारत में जनसंख्या विस्फोट बड़ी तेज़ी से हो रहा है। आप देखोगे एक एक दशक में जो है जनसंख्या विस्फोट की तरह बढ़ रहा है। जैसे कोई बम विस्फोट होता है ना, उसी तरीके से जनसंख्या भी क्या हो रही है, विस्फोट हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास मालाबार तट, मालाबार कोस्ट। तो आपको पता ही होगा कि ये जो मालाबार तट है ना, ये मैंगलोर से लेकर के कुमारी तक लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और ये काफ़ी चौड़ा भी है। इसमें लंबे और संकरे अनूप या कयाल पाए जाते हैं, जो नदियों के मुहानों पर जो है बालू जमा करने से बनते हैं। और इनमें सैकड़ों किलोमीटर तक नौका गमन करना, नौका से चलना संभव है। इन जो अनूप हैं, इनमें मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। यहाँ पर तटीय मैदान 80 किलोमीटर तक चौड़े होते हैं, और यहीं पर पूर्ववर्ती पश्चिमी घाट सबसे ऊंचे होते हैं। और जो पाल घाट दर्रे हैं नीलगिरी के दक्षिणी भाग में स्थित है, और यहीं से होकर के सड़क और रेलवे मार्ग तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य की तरफ जाते हैं। ये सारा ही जो मैदान है, ये उपजाऊ कांप और महीन लेटराइट मिट्टी से बना हुआ है। और यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण और आर्द्र होती है, जो मालाबार तट है। और यहाँ पर वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर तक होता है। और धान और गन्ना की कृषि निचले भागों में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ की जो 50% जनसंख्या है वो कस्बों में रहती है, नगरों में रहती है, और 50% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तो ऐसा क्षेत्र है मालाबार का तट। अब बात करते हैं भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। किस बारे में बात करना है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। इस बारे में कई सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कई बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारत में जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, इसके बारे में डिस्कस करो। एंड ये क्वेश्चन जो है आपसे 2008 में भी पूछा गया था, 2009 में भी पूछा गया था, 2017 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एंड 2021 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारत जो है ये पुनरुपयोगी ऊर्जा के क्षेत्र में हर प्रकार से प्रौद्योगिकी में जुड़ा हुआ है।
जिसमें उन्नत चूल्हे, बायोगैस संयंत्र, जल्दी उगने वाली ईंधन, वृक्ष प्रजातियां, बायोमास, गैसीफायर्स, सौर शक्ति, सौर फेवो जो है फेटोवेकलेट, इन सभी प्रणालियों का, पवन ऊर्जा का, पवन बिजली का प्रणालियाँ, ये सभी चीज़ें जो है बढ़ती चली जा रही हैं, जिससे क्या हो सके कि ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्सों के बारे में बात किया जा सके। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्सों में आता है आपका सौर ऊर्जा आ जाता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत सोर्सों में पवन ऊर्जा आ जाता है, आपका बायोगैस आ जाता है, कचरे से प्राप्त ऊर्जा आ जाती है, आपका भूतापीय ऊर्जा आ जाता है, आपका ज्वारीय ऊर्जा आ जाती है, आपकी तरंगीय ऊर्जा आ जाती है। ये सारे क्या है कि भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के क्या है स्रोत हैं। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है 4th नंबर का क्वेश्चन इसमें पहले में, वो कह रहा है भारत में रेल परिवहन। एंड आपको पता है कि भारत में रेल परिवहन सबसे बड़ा सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा जॉब देने वाला एक संस्थान कह सकते हैं रेलवे। रेलवे भारत की सबसे बड़ी आमदनी के रूप में, रेलवे भारत की सबसे बड़ी सरकारी संस्था के रूप में जाना जाता है। एंड रेलवे एक तरीके से भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अगर आपको देखो, यहाँ से अगर लोग यूपी से मुंबई जाते हैं, 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, टिकट कितना लगता है 650 से 700 रुपये, यानी कि 1 रुपये में वो 2 से 2.5 किलोमीटर तक जाते हैं। कहीं पर आपको इतनी सस्ती सवारी मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। तो भारतीय रेलवे जो है वो सबसे सस्ता और भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ हो गया है। एंड अगर आप देखोगे रेलवे के बारे में, अगर आप लोकल्स की बात करोगे, आप मुंबई के बाद अगर सिटी की बात करोगे ना, तो मुंबई की लोकल अगर थम जाती है ना, पूरी मुंबई थम सी जाती है। मुंबई की लोकल में डेली मतलब हज़ारों बार लोकल्स आती जाती रहती हैं और हर बार हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ रहती है लोकल्स में। तो अपने आप में रेलवे जो परिवहन है इससे अपने आप में काफ़ी सस्ता और काफ़ी उपयोगी भारत में है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति। तो देखो, नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है ये भारत में लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप देखोगे पूरी दुनिया इस समय कैपिटलाइज की तरफ बढ़ रही है, उद्योगों की तरफ बढ़ रही है। एंड उस फील्ड में, उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए कि अब जब लोग जनसंख्या जो है नगरों की तरफ बढ़ेंगे, लोगों को टेक्नोलॉजी चाहिए, लोगों को जीवन में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ना है, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ें वो कहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं? तो वो चीज़ें वो प्राप्त कर सकते हैं शहरों में। इसलिए नगरों की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सभी लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं जो शहरों की तरफ। इसलिए नगरीकरण हो रहा है, नगर अपने आप में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ओके, इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी था उसके 5 जो सब क्वेश्चंस थे सारे हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से आपका सेक्शन ए खंड आ, और इसमें आपको क्या करना है? 1000 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। तो इसमें आप देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है तो कि डिवाइड इंडिया इनटू जियोग्राफिकल रीजन्स एंड डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ एनी वन ऑफ देम, यानी कि भारत को भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और उनमें से किसी एक की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि भारत जो हमारा है वो उसको हम अगर भौतिक प्रदेशों में बांटने चाहे, मिट्टी के आधार पर, फिजिकल जो एनवायरनमेंट है उसके आधार पर अगर हम भारत को बांटें तो वो कितने पार्ट्स में बढ़ सकता है? तो अगर हम जो है भौतिक आधार पर भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित करें तो हमारा भारत 4 प्रकार के भू आकृतिक प्रदेशों में बढ़ सकता है। इसमें सबसे पहला आ जाएगा क्षेत्र आपका उत्तर का पर्वतीय मैदान। उत्तर जो साइड है वो जो उसका पर्वतीय क्षेत्र जो है वो एक पार्ट आ जाएगा। अब पर्वतीय क्षेत्रों में आपका आ जाएगा बृहद हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय। इस तरीके से 3 पार्ट्स में आपका पर्वतीय हिमालय क्षेत्र आ जाएगा। दूसरा जो क्षेत्र आपका बनेगा वो क्षेत्र बनेगा आपका सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र। यानी कि सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? तो उसमें आ जाएगा आपको पंजाब और हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का ऊपरी मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचली गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस तरीके से जो मैदानी क्षेत्र है एक तरीके से कह सकते हैं भारत का, वो दूसरा क्षेत्र आ गया। तीसरा क्षेत्र आता है आपका, तीसरा प्रदेश जो है वो आता है आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसमें पठार आते हैं जैसे कि मालवा का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, अरावली का पठार हो गया, पश्चिमी राजस्थान और थार का मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया, सौराष्ट्र और कच्छ का जो क्षेत्र हो गया, दक्षिण में आपका लावा का पठार हो गया, मैसूर या कर्नाटक का पठार हो गया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ये सारे क्या हो गए? प्रायद्वीपीय पार्ट हो गए भारत के।
अब इसके अलावा अगला पार्ट आता है चौथा नंबर, जो 4 भागों में बांटा गया है ना। चौथा क्षेत्र आता है आपका तटीय क्षेत्र। आपको पता है कि इंडिया का जो नक्शा है उसमें आप देखोगे तटीय क्षेत्र एक पश्चिमी भाग में, एक पूर्वी भाग में है। तो पश्चिमी भाग में जो तट का क्षेत्र है उसको कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और जो पूर्व में है वो पूर्व तटीय मैदान। तो इस तरीके से तट वाले 2 क्षेत्र आ जाते हैं, जिसमें पूर्व तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा भू भारत जो है इन 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब इनमें से किसी एक के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले वाले के बारे में बात कर लेते हैं, जो पहला हमने डिस्कस किया हुआ था ना, उत्तर पर्वतीय मैदान, जिसमें हमने देखा हुआ था कि उत्तर पर्वतीय मैदान कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। तो उत्तर पर्वतीय मैदान हमारा 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। हमने देखा था बृहद हिमालय जिसमें आता है आपका, उप हिमालय आता है आपका, ट्रांस हिमालय आपका आता है। ओके, तो देखो अगर इसकी बात किया जाए इस पर्वतीय क्षेत्र की, तो इसमें उच्च धरातलीय भाग होता है, हिम से आच्छादित चोटियां हैं, इसमें कटी फटी घाटियां हैं, पेचीदी भूगर्भीय संरचना है। उपोष्ण अक्षांशों में जो है यहाँ पर शीतोष्ण सघन वनस्पति देखने को मिलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत में जो है भारत की पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं। और ये जो पर्वतमाला है ना उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये अपने आप में जो है पर्वत सिंध नदी के मोड़ से शुरू होकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। और इसकी अगर हम पूरब से पश्चिम तक की लंबाई नापें तो 2400 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है इस क्षेत्र की वो 150 से 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह 22 देशांतर के मध्य फैला हुआ है, और इसकी जो औसत हाइट है वो 6000 मीटर है। एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक 94 चोटियां हैं, और जिनमें से 92 चोटियां इसी पर्वतीय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। और ये पर्वतमाला भारत के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है, जिसमें आपका दक्षिण का पठारी भाग आता है, तिब्बत का पठार आता है, दक्षिण में सिंध गंगा का विशाल मैदान आता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एंड पार्ट्स के बारे में हमने पहले ही बता दिया है आपको कि इस क्षेत्र में आपका बृहद हिमालय आता है, लघु हिमालय आता है, उप हिमालय आता है, ट्रांस हिमालय आता है। तो इस तरीके से जो है भारत की ये जो पार्ट्स हैं इसकी ये विशेषता है। अब आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारत में कृषि उत्पादन और वितरण के बारे में भौगोलिक कौन सी परिस्थितियां चाहिए, उसके बारे में आपको बात करनी है। ओके दोस्तों, आपको पता है कि भारत जो है, भारत में कृषि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। कृषि का योगदान भारत के विकास में और भारत के जीडीपी में हर एक क्षेत्र में कृषि का जो योगदान है वो अपने आप में अपारंपरिक मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम कृषि को लेकर के बात करें कि चावल के उत्पादन, तो चावल उत्पादन में हमारा कंट्री सबसे ज़्यादा अग्रणी है। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन के क्षेत्र में बात किया जाए तो भारत जो है इसमें 20% योगदान देता है, यानी कि पूरी दुनिया में जितना चावल उत्पादित किया जाता है उन चावल का लगभग 20% भाग केवल भारत से उत्पादित होता है। और हमारे जो भारत के जितने भी खाद्यान्न है ना, हमारे भारत के सभी खाद्यान्नों में उसका 40% खाद्यान्न केवल चावल से होता है। ओके, इसके लिए अगर हम भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करें कि इसके लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक दशाएं इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तापमान के बारे में बात किया जाए तो इसके लिए तापमान जो होगा वो क्षेत्र उसको चाहिए उष्णकटिबंधीय जलवायु, और टेम्परेचर इसका 20 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर खेती करने के लिए, चावल की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी मिट्टी जो है ये जलोढ़ मिट्टी चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। इसमें पर्याप्त समय तक जो है नमी बनी रहती है, जिससे कि चावल की खेती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मानव श्रम के बारे में बात किया जाए तो चावल की खेती में मानव श्रम गेहूं की खेती की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है। इसमें पौधों की बुआई करनी है, धान के से चावल बनने तक मेड़बंदी करना हो गया, तमाम सारे काम है जिसमें लोगों की आवश्यकता होती है। और ये चावल जो है भारत में अगर हम धरातलीय आधार पर देखें तो 2 टाइप के पाए जाते हैं चावल, एक मैदानी चावल और एक होता है आपका पहाड़ी चावल। मैदानों में उगने वाले को मैदानी चावल, पहाड़ों में उगने वाले को पहाड़ी चावल कहा जाएगा। और अगर हम बात किया करें इसके उत्पादक क्षेत्रों की, तो इसके उत्पादक क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, ये सभी चावल यहाँ पर उगाए जाते हैं। और 2004-05 में हमारे देश के अंतर्गत 653 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ था। ओके, अगर बात करें अगला क्वेश्चन की, चौथा है कि भारत में खनिज तेल के उत्पादन और वितरण के बारे में बताओ कि खनिज तेल का उत्पादन कहाँ होता है, वितरण कहाँ होता है। इस पर ऑलरेडी हमारी वीडियो बन चुकी है जिसमें हमने स्पेसिफिकली इसी को कवर किया हुआ है, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए और यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं कि मतलब भारत में जो खनिज तेल है उसके उत्पादन का वितरण कहाँ कहाँ पर है, उस पर हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो में क्योंकि वीडियो जो अगर एक एक क्वेश्चन का मैं बनाने लगूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हेल्पफुल आपके लिए ये होगा कि आप इसको जाकर के चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है भारत
भारत को प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर जो है बांटो, प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर इसको आप वितरण करो और बताओ कि अलग अलग जगहों पर कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो देखो, प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर अगर हम भारत को बांटें तो भारत में 6 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। 6 समूहों में इसको बांट सकते हैं। ओके, इसमें आता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, दूसरा आ जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा आ जाएगा आपका अर्ध मरुस्थलीय वन, चौथा आ जाएगा आपका ज्वारीय और डेल्टाई वन, पांचवा आ जाता है आपका पर्वतीय वनस्पति एंड छठवां आ जाता है आपकी घासें। तो इस तरीके से भारत का प्राकृतिक प्रदेश है। इसके वितरण के बारे में बात किया जाए तो इसके अलग अलग जो क्षेत्र हैं अलग अलग जगहों पर वितरित हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय जो सदाहरित वन है, ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी बंगाल का, असम का, उड़ीसा का, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वाले क्षेत्रों के बारे में बात किया जाए तो इसमें आता है आपका तमिलनाडु का कोयम्बटूर पठार, इमली, आमल पास जो है इसमें, और भी क्षेत्रों के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें असम के क्षेत्र आते हैं, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है वो आता है। अर्ध मरुस्थलीय और मरुस्थलीय क्षेत्र में आप देखोगे तो इसमें आते हैं आपके दक्षिण भारत के शुष्क प्रदेश। इसमें आपका दक्षिणी पश्चिमी पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, राजस्थान आ गया, पूर्वी राजस्थान। तो ये सारी क्षेत्र हैं जहां पर प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर इनको बांटा जा सकता है। ओके, इसके बाद स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी अपने आप में कह रहा है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं इनका आपको 500 वर्ड्स में क्या करना है, आंसर देना है, 500 वर्ड्स में आंसर देना है। लेकिन देखो कि हम जैसे यहाँ पर अब देखोगे 3 नंबर क्वेश्चन तो बस यही करना है, लेकिन यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है तो इसका ए भी है बी भी है, यानी कि दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो डिस्कस द कह रहा है आपसे कि डिस्कस द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। कह रहा है भारत में सूती वस्त्र उद्योग का जो है क्षेत्रीय जो योगदान है, क्षेत्रीय वितरण है, उसके बारे में बात करना है कि जो सूती वस्त्र उद्योग है उसका क्षेत्रीय वितरण कहाँ कहाँ पर है, किन किन क्षेत्रों में जो है फैला हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो आपने अभी देखा है, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, तो ये जो आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पर है और एक क्वेश्चन जो इससे पहले है सेकंड नंबर का, इन चारों में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना था। जिस क्वेश्चन के लिए आप कंफर्टेबल फील करें आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड लगभग मैंने सभी क्वेश्चंस आपके जो थे उन सारे क्वेश्चंस के ही आंसर दे दिए हैं। तो आप जो कोई क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे, आपको बेहतर लगे, उसके साथ आप जा सकते हैं। अब अगर बात करें कि जो अगला क्वेश्चन हमने बात किया कि सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र को विवरण को प्रस्तुत कीजिए, तो सूती वस्त्र के बारे में अगर बात करें भारत में तो ये भारत के सबसे प्राचीनतम और सुसंगठित उद्योग है और ये देश का सबसे बड़ा उद्योग है और विश्व में उत्पादन की दृष्टि से भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। एंड इसके बाद में बात करें अगला जो इसमें अगर हम निर्यात के बारे में बात करें या एक तरीके से इसका जो उद्योग क्षेत्र है इसमें 102 लाख लोग लगे हुए हैं। इस उद्योग क्षेत्र में 102 लाख लोग अपने आप में मायने रखते हैं। 1 करोड़ 2 लाख लोग इस रोजगार में लगे हुए हैं और आज से 5000 साल पहले से ही यहाँ पर कपड़े की बुनाई होती है। और भारत में जो आधुनिक तकनीकी का यूज करके 1818 में जो पावर लूम का यूज करके सूती वस्त्र उद्योग किया जाने लगा, तो वो ये 1818 में शुरू हुआ और 1854 में जो है डाबर द्वारा मुंबई में पहली बार स्वचालित सूती वस्त्र की मिल स्थापित किया गया। अब इसके अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से जगहों पर इसका विवरण है, तो सबसे पहला नाम आता है इसमें आपका महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उत्पादन में ये देश जो राज्य है ये देश में पहला स्थान रखता है। यहाँ सूती वस्त्र की 127 मिलें हैं जिसमें हर साल लगभग 150 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है और अकेले जो मुंबई महानगर है उसमें कुल 62 मिलें हैं और ये सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। गुजरात दूसरे नंबर पर आता है जिसमें वर्तमान समय में 120 मिलें हैं और लगभग यहाँ पर हर साल 130 करोड़ मीटर कपड़े की बुनाई होती है। यहाँ पर जो अहमदाबाद है वो सूती का सबसे बड़ा वस्त्र निर्णायक है और यहाँ पर सूती का 92 मिलें जो है केवल अहमदाबाद में है। इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश और यहाँ कपास की बहुतायत रूप में उत्पादन होता है। इसके अलावा कोयले, सस्ते श्रमिक, रेल परिवहन, इन सभी की सुविधा होती है। इस वजह से जो है यहाँ पर भी जो है सूती वस्त्र उद्योग की काफ़ी डिमांड है एंड काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया जा रहा है। और इसके केंद्रों में बात करें तो इंदौर, उज्जैन, देवास, जो है रतलाम, मंदसौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, ये सारी चीज़ें आती हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद उत्तर प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से चौथे नंबर पर आता है और यहाँ का जो कानपुर शहर है वो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसमें वाराणसी, अलीगढ़, आगरा, इटावा, मुरादाबाद, लखनऊ, हाथरस, मोदीनगर, मुरादाबाद, ये सारे क्षेत्र आते हैं अग्रणी रूप में। तमिलनाडु के बारे में बात किया जाए तो इन राज्यों में मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है।
कोयम्बटूर, पेरम्बूर और आपका पांडिचेरी, मदुलाई, सेलम। इसके अतिरिक्त आपका पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, ये भी सूती के लिए काफ़ी प्रमुख राज्य हैं। उत्पादन के बारे में बात किया जाए तो 1950-51 में हमारे देश में 421.5 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता था, जो कि बढ़ करके 1993-94 में 1622 करोड़ मीटर हो गया और 1954-55 में ये 17,033 करोड़ मीटर ये कपड़ा बढ़ता चला गया। यानी कि एक तरीके से भारत में सूती वस्त्र उद्योग बढ़ते चला जा रहा है। अब अगला बात करें, अगला क्वेश्चन जो बी नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानसून के उद्भव का वर्णन करो, कि भारत में मानसून कैसे उद्भव होता है, मानसून की शुरुआत कैसे होती है, भारत में मानसून कैसे बनता है। तो अगर हम मानसून के बारे में बात करें तो मानसून बेसिकली क्या है, तो मानसून बेसिकली है एक प्रकार की पवन ही होता है, हवाएं ही हैं जिसके माध्यम से जो है मानसून का निर्माण होता है। और इन पवनों को लगाया जाता है कि ये भारत में जो मानसून लाते हैं वो पवन मई में हिंद महासागर से भारत की ओर चलते हैं। लेकिन सामान्य रूप से अगर बात किया जाए तो मानसून उन मौसमी हवाओं को, पवनों को कहते हैं जो शीत ऋतु में महाद्वीप से संलग्न महासागरों की ओर चलती हैं, और जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो महासागरों से होकर के महाद्वीपों की तरफ चलती हैं। ओके, इनकी उत्पत्ति को लेकर के कई सारे क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, कई सारे सिद्धांत आए हैं। इसमें पहला विचार आता है आपका ताप का धरातलीय पवनों के आधार पर विचार, और इसमें आपके दो सिद्धांत आते हैं, तापीय सिद्धांत आता है एक, दूसरा आता है आपका फ्लोन का सिद्धांत। एंड दूसरा जो आपका टॉपिक है इसमें वो आता है आपका जो ऊपरी वायुमंडल है उसके पवन के आधार पर, और इसमें पहला आता है आपका वायु वैज्ञानिक विचारधारा और दूसरा आता है आपका मोनेक्स विचार। तो इस तरीके से इन सभी क्षेत्रों में जो है इस तरीके से उद्भव होता है मानसून का। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में मैग्नीज के वितरण के प्रारूप के बारे में बताओ कि भारत में मैग्नीज कहाँ कहाँ पर वितरित है। तो इसके लिए भी आप वीडियो देख सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर एक ही टॉपिक पर मैं बात करने लगूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक क्या हैं। तो भौगोलिक कारक देखो, जब पहले ही शुरुआत से अगर आप देखोगे भारत ने पूरी दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में बात कर लो तो सिविलाइजेशन जो सभ्यताएं थी उनका उद्भव कहाँ हुआ था, नदियों के किनारे हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको पानी की जो उनकी आवश्यकता थी, मेन आवश्यकता थी, वो पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती थी, इसलिए नदियों के किनारे लोग रहते थे। लेकिन अभी टाइम पीरियड में देखोगे क्या हो रहा है कि लोग क्या हो रहे हैं, उनको उद्योग की तरफ जो है टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान बढ़ता चला जा रहा है, जिस आधार पर भारत में जो है जनसंख्या क्या कर रही है, नगरों की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि नगरों में ही इन चीज़ों के बारे में बढ़ावा दिया जाता है, नगरों में ही उद्योग है, नगरों में ही लोगों को काम करने के लिए मिलता है, व्यापार मिलता है, रोजगार मिलता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, नगरों की तरफ भाग रहे हैं, और जनसंख्या इस वजह से नगरों की तरफ ज़्यादा फोकस हो रही है, तो जनसंख्या गांवों से क्या हो रही है, नगरों की तरफ वितरण हो रही है। इसके लिए भौगोलिक कारक भी कई सारे इंपॉर्टेंट, कई जगहों पर अगर उनको हर एक सुविधा नहीं मिल पा रही, उनको अच्छी लाइफस्टाइल नहीं मिल पा रही है तो वो लोग भाग जाते हैं छोड़ करके। तो इससे सारी चीज़ें हो सकती हैं। 8th का क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत को सल्ल संयोजन प्रदेश में विभाजित कीजिए। आपके पास ये भी ऑप्शन हैं। एंड बी ऑप्शन है आपका, भारत में मिट्टी के प्रकार और उनके क्षेत्रीय विवरण पर प्रस्तुत कीजिए कि भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं और वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बांटे गए हैं। तो देखो, भारत में अगर बांटा जाए, बताया जाए तो इसमें कुल 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में बात किया गया है। भारत की मिट्टियों के बारे में अगर बात करें तो 8 प्रकार की मिट्टियों के बारे में बात किया गया है। पहली आती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत के लगभग 43.7% क्षेत्रों पर पाई जाती है। दूसरा आता है आपका लाल मिट्टी, जो कि लगभग 17% भाग पर पाया जाता है। अगर बात किया जाए तो 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर लाल मिट्टी है। इसके बाद बात करें लेटराइट मिट्टी, तो यह लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। बलुई मिट्टी के बारे में बात करें तो बलुई मिट्टी, ये रेत की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए यह अधिक उपजाऊ नहीं होता है। ये मिट्टी आपको राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब में, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। पर्वतीय मिट्टी के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है पर्वतीय मिट्टी का, ये 2.58 लाख वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है, और इसकी जो मिट्टी होती है वो कंकड़ पत्थर की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, उपजाऊ शक्ति थोड़ी कम होती है, और ये मुख्य रूप से हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद 6 नंबर बात करें तो वन मृदाएं होती हैं, जिसमें वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हुए होते हैं। अगला आता है आपका क्षारीय मिट्टी, और ऐसी मिट्टी को मूसर कहते हैं जहाँ पर उपजाऊपन नहीं होता है। तो ऐसी मिट्टी आपको कई क्षेत्रों में, पंजाब के, हरियाणा के, गुजरात के क्षेत्रों में मिल जाएगा। अगला आता है आपका काली मिट्टी, जो कि ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो वहाँ से चट्टानों से जो काली मिट्टी निकलती है उसके बारे में बात किया गया है, और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो इस तरीके से हमने देखा मिट्टियों के टाइप्स के बारे में बात किया, और ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया।
अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारत के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। देखो भारत में जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र है ना, उनकी काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि वहाँ पर उद्योग नहीं है, लोगों को अच्छे रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, लोग अपने रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शिक्षा की प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, सारी कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा है। मध्य गंगा मैदान की भौतिक विशेषताओं का वर्णन करो कि मध्य गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसकी भौतिक विशेषताएं क्या है। तो आपको पता ही है जो भारत का जो मध्य गंगा का मैदान है ना, ये दुनिया भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसका जो क्षेत्रफल है ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर बताया जाता है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बाद हुआ है। और ये मैदान 145 किलोमीटर चौड़ा है और 480 किलोमीटर तक ये लंबा है। सॉरी, चौड़ाई अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी चौड़ाई धनुष के आकार की है। 145 किलोमीटर से लेकर के 480 किलोमीटर तक चौड़ा है और 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और यहाँ जो क्षेत्र है ये समुद्र से किसी भी जगह पर 180 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं है। अरावली श्रेणी पर सबसे ज़्यादा ऊंचा इसको हम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि गंगा के मैदानी की भौतिक विशेषताएं क्या है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन पेपर हमने आपका डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपके लगभग सभी क्वेश्चन आप देखोगे, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन यहाँ पर, 4 क्वेश्चन ये थे। तो इन 4 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना था एंड हमने सभी का लगभग डिस्कस कर लिया है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।